नाजरीन, दिस इज़ खालिद रिजवी। आज मेरा मौजू है पाकिस्तान की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, और ये इब्तदा मैं इस तरह से इसको दो हिस्सों में करता हूँ। एक तो इमरान ख़ान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके बाद के कुछ दो इंटरव्यूज़ हुए, इसमें यूएस की यूनाइटेड स्टेट्स की एक एंकर थी उसने लिया है, और दूसरा आरटीआर जो है टर्किश टीवी ने लिया है। उसके मुतालिक कुछ बताऊंगा। उसके अलावा पाकिस्तान दूसरा जो अहम मौजू है मेरा कि आखिर पाकिस्तान का मसला क्या है, कि मुस्तकिल जो है 1947 के बाद से पाकिस्तान एक अजीब मुतज़लज़ल सूरत हाल से गुज़र रहा है, यानी डीस्टेबलाइज़ है। तो पहले तो हम आते हैं इस पे कि इमरान ख़ान से पे जो कातलाना हमला हुआ, तो उसके बाद दो इंटरव्यूज़ बाहर के एंकर ने लिया है, एक तो यूएस की, और उसके सवाल में जो एक दो अहम पॉइंट हैं जो मैं बयान करूंगा। उसने ये सवाल पूछा था कि आपके पास कोई एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे आपने ये जो चार नाम जो दे रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ है, एक मेजर है और राना सनाउल्लाह है, जो भी है, ये तीन नाम जो आप डालना चाह रहे हैं, तो ये इसकी कोई एविडेंसेस हैं? तो उन्होंने इसके तो कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं। होता यह है कि बाहर के ममालिक में तो इवन आप रिपोर्ट भी दाखिल करना चाहते तो कोई एविडेंसेस होने चाहिए, और ब्रिटिश दौर के जो क़वानीन हैं उसमें जो एफआईआर कटवाने के लिए एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि शवाहिद तो ज़रूरी हैं। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु का वाक़या है कि जब एक फ़ैसले के लिए वो गए एक काजी के पास, और उनका जो बख्तर जो जंगों में इस्तेमाल होता था वो कहीं उसने चोरी कर लिया था, यहूदी ने ले लिया था। लेकिन जब काजी के पास गए, जबकि वो ख़ुद हुक्मरान थे, खलीफा थे, उसके बावजूद काजी ने उनके इसमें फ़ैसला नहीं दिया हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के इसमें, इसलिए कि उसूल दीन के हिसाब से जब तक कि आपके पास शवाहिद नहीं है तो कैसे हो तो वो नहीं दे सकते, ये उसूल दीन है। तो बहरहाल वो इमरान ख़ान भी बहुत मिसालें देते हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की, तो मैंने भी पेश कर दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि दूसरा इंटरव्यू हुआ जो कि आरटीआर ये टर्किश एक एंकर है उसने किया है, और उसने उनको ख़ासा पज़ल किया है। एक पहला तो उसने सवाल ये किया कि जो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो क्या वजह है, क्यों करना चाह रहे हैं? तो पहले तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन फौरी तौर पर ज़रूरी है, और वो है क्योंकि इलेक्शन एक फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, उसके बगैर हम कुछ नहीं, हालात सही नहीं हो सकते हैं। तो वो कहने लगी कि इलेक्शन है या और भी दूसरी चीज़ जिसमें मकसद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट का इशू है। तो उन्होंने फिर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। वो सही जगह पहुंच गई थी कि असल तो अपॉइंटमेंट का मसला है कि सारी ताकत तो उधर ही है, वो चाहे वो जो 3-4 जनरल्स हैं जिसमें, तो वो अपनी मकसद का यानी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ चाहिए। और दूसरा उसने सवाल ये भी किया कि आप क्या चाहते हैं कि फ़ौज यानी आर्मी मिलिट्री जो है वो सियासत से बाहर हो जाए, या ये चाहते हैं कि आपके अपनी पसंद का हो? तो उसमें भी उन्होंने कोई क्रिकेट की स्टोरी शुरू कर दी और सही जवाब नहीं दिया कि हाँ अगर, तो इससे ये पता लगता है कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और बस एक कंट्रोल चाहते हैं, वो चाहे फैज़ हमीद हो या कोई भी हो, इस तरह जनरल्स हों जो अपनी पसंद का हो, तो ताकि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट और कंट्रोल उनका हो। तो वो उसने इसको पकड़ लिया, उसका भी कोई ख़ास जवाब नहीं, इधर उधर उन्होंने दूसरी कहानियाँ सुनाने शुरू कर दी। तीसरा सवाल उसने ये किया कि ये जो है क्या कहते हैं आप जो है कि इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है, रिजिम है, तो आपके साथ जो वाक़या पेश आया है या कातलाना हमला ये सब कुछ, तो क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स के को आप कहते थे कि इम्पोर्टेड, तो ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से हो रहा है? तो जाहिर है उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दे सके, वो उसका जवाब इधर उधर उन्होंने कर दिया। वो कैसे कह सकते हैं, इसलिए कि अब यूएस से अच्छी खासी 2 मरतबा इनसे अभी वहाँ मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अमेरिका के जो फॉरेन अफेयर्स के होते हैं, उन्होंने
कहा है कि उनके सपोर्ट में कुछ बातें की हैं, तो ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं और इसलिए वो इस पे भी वो खामोश हो गए। तो ये सारी एक कुछ दो मतलब ज़ाहिर है वहाँ के जो एंकर हैं वो कोई कल्ट फॉलोअर्स तो होते नहीं हैं, वो एक जो इस तरह के सवालात होते हैं। और फिर उस पर ये भी उसने कहा कि यार 10 मंथ्स आप रुक नहीं सकते हैं, जो इतना मतलब है इस तरह की सूरत हाल है। तो उस पर भी कोई ख़ास उन्होंने इस तरह का जवाब नहीं दिया। तो ये असल में बात है कि ये जो वहाँ के जो एंकर हैं वो तो उनके मतलब है कि पसंदीदा या उनके हिसाब के दो नहीं होंगे, उसी तरह के क्रॉस क्वेश्चनिंग तो ख़ासा इसमें वो जनाब पज़ल हुए हैं इमरान खान साहब। अब हम आते हैं कि भाई अब ये जो जहाँ तक रही बात कि उनको जो कातलाना हमला जो हुआ उसमें भी एक इतना मतलब है कि मिस्ट्री बन गई है कि उनको गोलियां कितनी लगी हैं। अगर इमरान खान कहते हैं कि 4 गोलियां लगी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि 2 गोलियां लगी हैं, और फिर उसके बाद जो असल कॉन्फेस कर रहा है उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है, और एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने। और गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, पीटीआई की, लेकिन वो तो अब वो बार बार इस बात पे थे कि डीप स्टेट है, यहाँ जो डीप स्टेट है जो जिसकी वजह कर ये सूरत हाल पैदा हो रही है। तो खैर ये बाहर की मीडिया को वो बता रहे हैं। तो इस तरह इनके 2 इंटरव्यूज़ हुए। अब पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है, यानी अफसोस की बात तो ये कि एक आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के लिए जो है, इसलिए कि ज़ाहिर है वही उनको पता है कि पहले भी इमरान खान आए तो फैज़ हमीद ने आरटीएस सिस्टम बिठा दिया और इस तरीके से वो आए। और उन्हें पता था कि जब तक कि हमारे हिसाब से हमारे काबू का कोई चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं होगा तो हम इक़्तिदार पे या नहीं आ सकते हैं। तो अब उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, तो ये लॉन्ग मार्च है और पता नहीं आगे और क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो खैर अब दूसरे सवाल की तरफ मैं जाता हूँ जो बड़ा अहम है कि आखिर पाकिस्तान का मसला क्या है। जब से पाकिस्तान बना है कि क्या वजह है कि इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में मुस्तकिल रहती है और गैर यकीनी सूरत हाल है, डीस्टेबलाइज है मुल्क, और ना एजुकेशन प्रॉपर है, ना हेल्थ लोगों की, यानी 75 साल हो गए हैं। और अब हाल यह है कि इतनी बड़ी 3 करोड़ लोग सैलाब में ज़दा हो चुके हैं कि लेकिन कुछ इकॉनमी जो है वो भी मईशत का हाल ये कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सहारे मुल्क की इकॉनमी चल रही होती है, जो कि एक्चुअली कोई इन्हेंस नहीं कर रही है हमारी ग्रोथ को, और ये सारी सूरत हाल है। तो आखिर ऐसा मसला क्या है पाकिस्तान के साथ? तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का मसला इंतहाई ये मर्ज़ जो है पैदाइशी मर्ज़ है। जब से पाकिस्तान बना है आज तक ये नहीं डिसाइड हो सका कि इस मुल्क का मतलब है कि इस मुल्क में ये रियासत एक मज़हबी रियासत होगी या एक कौमी रियासत होगी, कि ये कोई 11 अगस्त की तकरीर को क़ायद जमहूरियत अली जिन्ना को रेफ़र कर रहा होता है कि उन्होंने एक कौमी रियासत की बात की थी, और एक जो है 2 कौमी नज़रिया जो था वो पहले वाली बात की जाती है। तो ये एक अजीब कन्फ्यूजन है जो कि और फिर उसके अलावा ये मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक किस में चलेगा या एक डिक्टेटर के ज़रिए चलेगा, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है ख़ास तौर पर 1956 में जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया गया, और अयूब ख़ान जो है वो 11 साल के लिए उन्होंने मार्शल लॉ लेके आ गए, और उसी दौरान हमारा जो एक बड़ा हिस्सा था जहाँ 56% आबादी होती है वो हमसे जुदा हो गया, और हमने मार्शल यानी एक वो जो शुरू में जो लोग हैं, जो एलिट पावर्स हैं, जो एक तबका है जो वहाँ से आया था, उन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया जिसमें अशराफिया है, और उन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो आज भी वही तबका है। तो एक तरफ फ़ौज है और दूसरी तरफ आप लैंडलॉर्ड्स हैं, और फिर ये सारे तो इस तरीके से ये मुल्क जो है वो एक चंद लोगों के दरमियान है। और ख़ास तौर पर आइन जब भी बना 19 आइन को तोड़ दिया गया, एब्रोगेट किया गया,
4 मरतबा मार्शल लॉ लगे, अयूब ख़ान, यह्या ख़ान 11 साल के लिए अयूब ख़ान आए, फिर यह्या आए, फिर उसके बाद ज़िया-उल-हक़ और फिर उसके जनरल मुशर्रफ। तो ये तो डायरेक्ट जो आमरीत थी जिसने आइन और क़ानून सबको तहस नहस कर दिया, और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट जो कंट्रोल है वो भी फ़ौज का है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, मैं समझता हूँ आज भी, कि ये आज तक फ़ैसला ना हो सका कि ये रियासत जो है वो एक मजहबी रियासत है, ये कौमी रियासत है, यहाँ जमहूरियत है, ये या डिक्टेटरशिप है, कौन सा निज़ाम है। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो है मसद एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा तो निकल ही गया है, और उसमें भी ज़बान की बुनियाद के ऊपर जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जो किया, उसके बाद वहाँ तहरीकें इतनी ज़ोरदार पकड़ गईं कि बंगाली ज़बान से लेके वो बांग्लादेशी बन गया वो। खैर, ये तो बहुत लंबी कहानी है जो मैंने अपने वीडियो में ये सब कुछ, पाकिस्तान क्यों टूटा और बांग्लादेश क्यों बना, ये मैंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है। अब मैं आता हूँ कि भाई असल में मसला ये है कि अब अगर लोग इस वक्त जिस तरह के गिरोह बन चुके हैं, जत्थे बन गए हैं, कहीं लिसानियत है, कहीं कुछ है। अब अगर किसी को अपना ग्रोह बनाना है, जिस तरह से एक बड़ा ग्रोह जिसे वायलेंस की बुनियाद के ऊपर वो ग्रोह बनता है, और आज आप देखें कि नफ़रत की बुनियाद पे, तो असल मसला कि हम क्यों मुत्तहद होते हैं नफ़रत की बुनियाद के ऊपर। 30 साल तकरीबन कराची में भी यही सूरत हाल रही, और इस वक्त नफ़रत की जो सियासत है और दूसरे यानी जिस तरीके से इसको जो मुत्तहद किया जाता है वो सूबाइयत की बुनियाद पे, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, या ज़बानें, या इस वक्त इमरान ख़ान ने जो है वो इस तरीके से जो बाकी जो अपोजिशन है या वो लोग जो इनके साथ नहीं होते हैं या इनको इख्तलाफ करते हैं, तो वो उनके लिए तरह तरह के अलक़ाबात का इस्तेमाल करना, और उसको शिर्क का, फिर ये रिलीजियस कार्ड, तो फिर कौमी कार्ड, कौन कौन से कार्ड निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन लोगों का हाल भी यही है कि लोग जो हैं, अब चाहे वो डायस्पोरा हो यहाँ का, जिस तरह से मोदी को भी यहाँ के लोग जो हैं बहुत पसंद करते हैं, जितने भी डायस्पोरा इंडियंस हैं पढ़े लिखे हैं सब, और इसी तरह पाकिस्तान के जो डायस्पोरा यहाँ बैठ है वो इमरान ख़ान को, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने जो मोदी ने भी बीजेपी का आईटी सेल इतना मजबूत बनाया है कि उसके ज़रिए लोग अब इमेजेस पे यकीन करते हैं, सोशल मीडिया पे यकीन करते हैं, और ये सारे इस तरह के मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोग भी कोई आर्टिकल पढ़ने से या उसकी गहराई में या तह में जाने की अब कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं करता है, जिसकी वजह कर एक किस्म का पोलराइजेशन हो गया है। और हमें जो है ना एक पॉपुलिस्ट टाइप का चाहिए होता है, हीरो जिसे हम कहते हैं, पॉपुलिस्ट कहना चाहिए कि ये सियासत जो है, और हीरो वर्शिपर। इसी तरह मोदी साहब को भी वही उन्होंने टैक्टिस यूज़ की है जो इमरान ख़ान ने भी यहाँ टैक्टिस इस्तेमाल की है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और इसके ज़रिए लोगों का माइंड को हैक करना। जैसे कि हरारी कहते हैं ना कि ह्यूमन इज़ हैकेबल, और हैक इसी तरह होता है कि आप चंद इमेजेस देखते हैं, फ़ोटोशॉप देखते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पे आप फ़ैसला कर लेते हैं किसी आदमी के मुतालिक जो कि पूरे मुल्क पे एक पॉपुलैरिटी में पूरे मुल्क को या तो स्टेबलाइज़ करेगा या डिस्टेबलाइज़ करेगा है। तो ये जो ख़तरनाक चीज़ जो हो रही है वो यही है कि हम इतना ज़्यादा पोलराइज़ हो गए कि हम दूसरी तरफ किसी की बात सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर हम किसी भी अपने लोगों से बात करते हैं जो बज़ाहिर मतलब बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स भी होते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा तो उसे कहते हैं जो ख़ुद सोचे अपने जहन से और सही और गलत, खैर और शर को देखें। यानी कि लोग कितने ज़्यादा लोग जिस तरफ हैं, तो जैसे कि कुरान में कहते हैं कि वलो आजबक कसरतुल खबीस, के ऐसा है कि तुम बाज़ वक़्त ख़राब चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में भी हो, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी अक्ल से सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो एक अजीब किस्म की देखें पॉलिटिकल थिंकिंग होना तो कोई ऐसी बात नहीं है, हर एक की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, लेकिन किसी को एकदम स्पिरिचुअलिज़म की तरफ लेके चले जाना कि कोई कहे कि ये मेरा मुर्शिद हो गया, ये कोई कहे कि ये मेरा मसीहा है, कोई कहता है ये प्रॉफिटिक स्टेटस दे दिया उसको और उसके लिए जान तक कुर्बान कर देना,
तो ये जो चीज़ है, और अगर अब जब इतनी शिद्दत की मोहब्बत आपको है तो उतनी ही शिद्दत की नफ़रत भी पैदा हो जाती है जब आप किसी से इख्तलाफ जब सुनते हैं। तो ये जो कैफ़ियत है इसने तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो मैं इसी पे कहता हूँ कि हमें, जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आपकी कारकर्दगी क्या है, तो वो दूसरों की बातें कहते हैं कि भाई वो तो आप अपना, हर इंसान को अपनी कारकर्दगी ख़ुद बताना चाहिए। ये जैसा कि इकबाल कहते हैं कि अपने किरदार पे डाल कर पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल कर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो ये कोई आपकी जो क्रेडिबिलिटी अपनी बनाना इस चीज़ पे कि हम दूसरे को अगर जितनी गालियाँ दें, जितना बुरा भला कहें, तो उतना ही हम अपने आप को समझते हैं कि शायद हम बेहतर हैं। तो ये जो तर्ज़ सियासत है ये बड़ा ख़तरनाक है, और पाकिस्तान, अल्लाह ताला खैर करे, और लोग जो हैं इसको एक रिलीजियस बिलीफ के बजाय एक पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को, क्योंकि असल मैं अपनी बात इस पे एक जुमले पे ख़त्म करता हूँ कि मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा इस वक्त जो कौम में मसला है कि हम इख्तलाफात के साथ हम यूनाइट नहीं होना चाहते हैं। इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर इत्तेहाद होना चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।